हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का, वो फिर से हम आपके पीवाईक्यू सीरीज को ही फॉलो कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने स्टार्ट किया था आपका 2023 का क्वेश्चन पेपर। उसके आज सेक्शन डी को हमें स्टार्ट करना है। सेक्शन सी तक मैंने आपको सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वो क्वेश्चन या वो टॉपिक मैं आपको दोबारा से बता सकती हूँ, लेकिन अगर आप नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा और मैं ऐसे इस सीरीज को फॉलो करती रहूंगी। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं। देखो आज अपने सेक्शन डी को, तो सेक्शन डी के अंदर आपको करना क्या है कि सेक्शन डी के अंदर ना आपको केस बेस्ड टाइप क्वेश्चंस देंगे। आपको एक पैराग्राफ टाइप दे देंगे। ठीक है, वो पैराग्राफ बेसिकली आपका सिलेबस का एक पार्ट होएगा और उसमें से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो डरने वाली तो कोई बात नहीं है, यहाँ से तो आपको हिंट ही मिलेगा जिसमें से आप क्वेश्चंस को अपने अटेम्प्ट इजिली कर पाओगे। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ते हैं, समझते हैं कि क्या पूछा हुआ है। ठीक है, तो केस बेस्ड क्वेश्चंस है और क्वेश्चन नंबर है आपका ये 29। तो 29 क्वेश्चन के अंदर आप सबसे पहले पैरा को पढ़ो। क्या दिया है कि बैटरीज एंड फ्यूल सेल्स, बैटरीज एंड फ्यूल सेल्स ये आपका टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। ठीक है, वहीं से आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बैटरीज एंड फ्यूल सेल्स जो होते हैं वो बहुत ही यूजफुल फॉर्म्स होते हैं किसके, गैल्वेनिक शेल के। जो बैटरीज होती हैं या फ्यूल सेल्स होती हैं ये यूजफुल फॉर्म होती है गैल्वेनिक शेल की। अब कोई भी बैटरी या शेल अगर आप यूज करते हो किस सोर्स के लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के सोर्स के लिए, तो वो बेसिकली क्या होता है, गैल्वेनिक शेल ही होता है। और अगर आपको कोई भी बैटरी अपनी प्रैक्टिकल यूज के लिए यूज करनी है, ठीक है, आप उसको प्रैक्टिकली यूज करना चाहते हो, तो आपकी कुछ डिमांड्स होती है। मैं बोलूं कि आप चाहते हो कि आपकी बैटरी के अंदर कुछ फीचर्स हों, और फीचर्स क्या होने चाहिए कि रीजनेबली वो आपकी बैटरी जो है शेल है वो लाइट होना चाहिए, वो कॉम्पैक्ट होना चाहिए, और उसकी जो वोल्टेज है वो वेरी नहीं करनी चाहिए उसके यूज के दौरान। ठीक है, जो आप उसको यूज करते हो ड्यूरिंग इट्स यूज जो वोल्टेज है शुड नॉट वेरी एप्रिशिएबली। ये कुछ कंडीशंस होती हैं, फीचर्स जो आप चाहते हैं कि आपकी बैटरी के अंदर हो। फिर मेनली ये चीज हमें पता है कि हमारे पास जो बैटरीज होती है ना वो 2 टाइप की बैटरीज होती हैं। एक तो आपके पास होती है प्राइमरी बैटरीज एंड दूसरी आपके पास क्या होती है, सेकेंडरी बैटरीज होती हैं। आप इनको अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो हम समझ लेते हैं। देखो कि जो प्राइमरी बैटरीज होती हैं वो बैटरीज होती है जिनके अंदर रिएक्शन सिर्फ एक ही बार होती है एंड आफ्टर यूज, और जब आप उसको यूज कर लेते हो एक पीरियड ऑफ टाइम तक, तो बैटरी आपकी डेड हो जाती है और फिर आप उसको रीयूज नहीं कर सकते। ठीक है, वहीं पे जो सेकेंडरी बैटरीज है वो रिचार्जेबल है। तो यहाँ से एक चीज समझ आई कि जो प्राइमरी बैटरीज है वो आपकी यूज होती हैं, यूज्ड ओनली वंस। आप उसको सिर्फ एक बार ही यूज करते हो, उसके बाद डिस्कार्ड कर देते हो। वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ सेकेंडरी बैटरी की, आप इसको डिस्कार्ड नहीं करते, आप इसको यूज करते हो अगेन एंड अगेन। ठीक है, आप इसको बार बार यूज करते हो। तो यहाँ से हमें एक चीज तो पता चली। ठीक है, और आपसे देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है फर्स्ट कि हाउ डू प्राइमरी बैटरीज डिफर फ्रॉम द सेकेंडरी बैटरीज। तो आप यहाँ से इजीली बता सकते थे, 1 मार्क का क्वेश्चन था कि प्राइमरी बैटरीज वो होती हैं जो आपकी नॉन रिचार्जेबल होती है, सिर्फ एक बार ही ये यूज होती है, यूज्ड ओनली वंस। ठीक है, वहीं पे जो सेकेंडरी बैटरीज होती हैं उसको आप यूज करते हो एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक एंड ये आपकी क्या होती हैं, रिचार्जेबल होती हैं। ठीक है, अब अगर हम थोड़ा सा और इस चीज को डिटेल में जाने कि जो प्राइमरी बैटरीज होती हैं, प्राइमरी बैटरीज के अंदर एक बार रिएक्शन होती है, उसके बाद बैटरी डेड, वो खत्म, उसके बाद हमारा उसका फिर कोई वास्ता नहीं रहता। ठीक है, कोई मतलब नहीं उससे रहता। तो ऐसी कौन कौन सी बैटरीज होती हैं, देखो जो प्राइमरी बैटरीज होती हैं उसके जो एग्जाम्पल होते हैं, आप लोगों ने आजकल तो हम लोग वो यूज करते हैं वॉचेस जो इलेक्ट्रिकल होती है, बट अभी तक भी अभी भी कुछ लोग जैसे वो वाली वॉचेस भी यूज करते हैं जिसके अंदर शेल्स डलते हैं छोटे छोटे। ठीक है, और वो छोटे छोटे जो ऐसे ऐसे शेल्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बटन शेल। उन वाले शेल्स को हम क्या बोलते हैं, बटन शेल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, बटन शेल बोलते हैं। बटन शेल कौन से होते हैं, जिनको आप सिर्फ एक बार ही यूज करते हो, उसके बाद उसको डिस्कार्ड कर देते हो। बटन शेल हो गए, ये वो वाले शेल हो गए जो आप अपने रिमोट्स के अंदर डालते हो, टीवी के, एसी के, ये सारे के सारे जो शेल्स हैं ये क्या किसके एग्जांपल होते हैं, प्राइमरी बैटरीज के। आप इनको एक बार यूज करते हो, फिर से रिचार्ज तो नहीं करते ना, एक बार यूज करा उसके बाद फेंक दिए, ये हो गई हमसे खराब। फिर अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी बैटरीज की, तो सेकेंडरी बैटरीज आपकी है रिचार्जेबल। अगर ये रिचार्जेबल है तो आप खुद देखो आप कौन कौन सी बैटरीज ऐसी यूज करते हो जो रिचार्जेबल होती है। इन्वर्टर्स के अंदर जो हम अपने वो बैटरी होते हैं उनके अंदर यूज करते हैं। ठीक है, इन्वर्टर वाले वो क्या होती है, रिचार्जेबल बैटरीज होती है। ऑटोमोबाइल्स के अंदर आप यूज करते हो, अपने फोन के अंदर, लैपटॉप के अंदर, ये सारे के सारे किसके एग्जांपल्स होते हैं, सेकेंडरी बैटरीज के। आप खुद देखो, आप इनको चार्ज करते हो, ये डिस्चार्ज हो जाते हैं, फिर से चार्ज करते हो, तो एक साइकिल चलती है। ठीक है, जिसमें बार बार नंबर ऑफ चार्ज और डिस्चार्जेस के थ्रू हमें जाना पड़ता है
और ये जो शेल होते हैं एक लंबे टाइम तक चलते हैं। ठीक, तो ये हमने थोड़ा सा जाना बेसिक सा प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरी के लिए। तो अगर आपको लिखना है प्राइमरी बैटरीज का डिफरेंस, तो प्राइमरी बैटरीज क्या होती है, यूज्ड ओनली वंस। ठीक है, यूज्ड ओनली वंस, ये क्या होती है, यूज्ड अगेन एंड अगेन, आप इसको यूज कर सकते हो बार बार। फिर ये वाली क्या होती है, प्राइमरी बैटरीज क्या होती है, नॉन रिचार्जेबल, आप इसको रिचार्ज नहीं कर सकते। वहीं पे जो सेकेंडरी बैटरीज होती है आप रिचार्ज कर सकते हो, तो दे आर रिचार्जेबल। ठीक है, तो पैराग्राफ से ही हमें इसके दो डिफरेंस का तो पता चल गया। अब अगर बात करें सेकंड का, द शेल पोटेंशियल ऑफ द मरकरी इज दिस 1.35 वोल्ट्स एंड रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स लाइफ, गिव रीजन। ये भी हम देखते हैं। फिर थर्ड है, राइट द रिएक्शंस इन्वॉल्व इन द रिचार्जिंग ऑफ द लेड स्टोरेज बैटरी। ये आप इसके और में भी लिखा है कि आप फिर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो, जिसमें आपको दो एडवांटेजेस देने हैं फ्यूल शेल्स के ओवर दी अदर गैल्वेनिक शेल्स। ठीक है, तो आप इस पैरा में से ना एक दो आंसर तो कर पाओगे, बट अगर आपको सारे करने हैं तो फिर उसके लिए आपको एनसीईआरटी को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी, तो अब अगर आप नेक्स्ट अपने पैरा में पढ़ते हो, देखो क्या बोला है, यहाँ तक खत्म की भाई ये रिचार्जेबल होती है, नॉन रिचार्जेबल होती है, ये तो हमने देख लिया। अब इसके बाद देखो कि जब हम प्रोडक्शन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का किसी भी थर्मल प्लांट से, तो वो एक एफिशिएंट मेथड नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने का। रीजन मीन कि वो मेजर सोर्स होता है किसका, पोल्यूशन का। ठीक है, तो अगर आपको सोल्व करना है इस प्रॉब्लम को, तो गैल्वेनिक शेल्स को इस तरीके से डिजाइन करना पड़ेगा ताकि जो एनर्जी होती है कंबशन ऑफ फ्यूल्स की, वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मीन्स जब आप फ्यूल्स का कंबशन करो, वहां से जो एनर्जी निकले वो सारी की सारी आपकी डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। और जिन लोगों को नहीं पता, कंबशन मतलब किसी भी चीज को बर्न करना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज कंबशन। ठीक है, तो अगर हम किसी भी चीज को बर्न करते हैं किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की, तो वो क्या होता है, कंबशन। तो यहाँ पे फ्यूल्स मतलब ईंधन, जब हम उसको जलाएंगे, ठीक है, ऑक्सीजन होएगी ही ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वहां से जो एनर्जी निकलेगी वो किसमें अगर कन्वर्ट हो जाए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इस तरीके का हम चाहते हैं कि गैल्वेनिक शेल को हम क्या कर ले, डिजाइन कर ले। एंड दीज आर नोन एज फ्यूल शेल्स। और अगर हम इस तरीके से इनको डिजाइन करते हैं तो इनको आप क्या बोलते हो, फिर फ्यूल शेल्स बोलते हो। क्यों, क्योंकि हम फ्यूल को बर्न करके एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल फॉर्म के अंदर। वन सच फ्यूल शेल वाज यूज्ड इन द अपोलो स्पेस प्रोग्राम। अब इस तरह का फ्यूल शेल हमने यूज भी किया था अपने अपोलो स्पेस प्रोग्राम के अंदर। और अगर आप लोग थोड़ा सा भी जानते हैं तो वो कौन सा फ्यूल शेल था जो हमने अपोलो स्पेस प्रोग्राम के अंदर यूज किया था, उसका नाम था H2O2 फ्यूल शेल, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड फ्यूल शेल था। उसको यूज करने का रीजन ये था कि एक ही रिलायबल था, एफिशिएंट भी था, ठीक है, और दूसरा यहाँ से जो बाय प्रोडक्ट निकला था ना, वो वाटर निकला था, जो साइड प्रोडक्ट निकला था वो वाटर निकला था। और फिर जो लोग इस अपोलो स्पेस प्रोग्राम के अंदर इन्वॉल्व थे, उन्होंने इस वाटर को यूज किया था एज अ सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, तो अपोलो स्पेस प्रोग्राम के अंदर हमने इस वाले H2O2 फ्यूल शेल को भी यूज, अपने इसी शेल को हमने यूज अपने बेसिकली वहां पे करा था। ठीक है, तो ये तो जनरल बातें हैं, लेकिन अब अगर हमें देखो यहाँ से आंसर करना है, फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने पैरा को पढ़ के कर दिया, लेकिन अगर मैं बी पार्ट को देखूं, द शेल पोटेंशियल ऑफ द मरकरी शेल इज 1.35 वोल्ट। क्या बोल रहे हैं कि जो शेल पोटेंशियल है मरकरी शेल का वो 1.35 वोल्ट है और ये कांस्टेंट रहता है अपनी ड्यूरिंग इट्स लाइफ, अपनी लाइफ के दौरान। तो आप इस चीज का रीजन दो, ऐसा क्यों होता है। देखो इस चीज का रीजन ये है कि ये जो यहाँ पे रिएक्शन हम लिखते हैं मरकरी शेल की, इसके अंदर कोई भी आयन इन्वॉल्व नहीं होता, इसके अंदर कोई भी आयन नहीं होता इसके सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, इसलिए अगर कोई आयन ही नहीं है सोल्यूशन के अंदर, मीन्स इसकी कंसेंट्रेशन हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो कंसेंट्रेशन नहीं है तो कंसेंट्रेशन चेंज भी नहीं होगी, जब कंसेंट्रेशन चेंज नहीं होगी तो हम क्या बोलेंगे कि जो ओवरऑल रिएक्शन है वो क्या होगी, यहाँ पे चेंज नहीं होगी। मीन्स जो शेल पोटेंशियल है वो यहाँ पे क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो अगर आपको इसका आंसर लिखना है कि जो शेल पोटेंशियल है मरकरी का वो 1.35 वोल्ट ही रहता है कांस्टेंट अपनी लाइफ टाइम। रीजन क्या है, रीजन हम लिखेंगे कि ओवरऑल रिएक्शन, क्या लिखेंगे हम, इसको ना नीचे लिख लेते हैं, एक सेकेंड, थोड़ा सा साफ सुथरा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से सारे को रब कर दूं स्पेस बनाने के लिए, हाँ, अब हम इसका आंसर करते हैं। देखो इसका आंसर आपसे क्या बोला है कि भाई जो इसका जो इसका शेल पोटेंशियल है ना मरकरी को, वो चेंज नहीं करता। क्यों, क्योंकि ओवरऑल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व, ओवरऑल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयन इन सोल्यूशन। मतलब कि जो ओवरऑल रिएक्शन है उसके अंदर कोई आयन ही नहीं होता सोल्यूशन में,
whose concentration change during its lifetime। ठीक है, क्या बोला है कि जो ओवरऑल रिएक्शन है वो इन्वॉल्व नहीं करती किसी भी आयन को अपने सॉल्यूशन के अंदर जिसकी कंसंट्रेशन चेंज हो या फिर उसका क्या हो चेंज, शेल पोटेंशियल। तो जब आयंस नहीं है तो कंसंट्रेशन भी चेंज नहीं होती, शेल पोटेंशियल भी चेंज नहीं होता, इसलिए हम बोलते हैं कि जो शेल पोटेंशियल होता है मरकरी का वो 1.35 क्या होता है, वोल्ट। अब आप लोगों के दिमाग में एक चीज आएगी कि ऐसी कौन सी रिएक्शन है इसकी कि जिसके अंदर आयंस नहीं होते। तो जो रिएक्शन होती है आपके मरकरी शेल की वो होती है जिंक अमलगम। क्या होता है यहाँ पे आपके पास, जिंक अमलगम मींस ZnHg होता है, जिसकी रिएक्शन हम HgO के साथ कराते हैं और वो आपको देता है ZnO प्लस Hg। ये होती है आपकी इस शेल के लिए पर्टिकुलर रिएक्शन। ठीक है, अब आप खुद देखो कि यहाँ पे कोई भी आयन इन्वॉल्व है, आयन इन्वॉल्व ही नहीं है तो कंसंट्रेशन की बात ही नहीं है, तो शेल पोटेंशियल भी क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, अगर आपको ये चीज यहाँ तक क्लियर है तो हम चलते हैं आगे। कोई भी डाउट आता है, देखो ये जो मैं क्वेश्चंस कराती हूँ तो आप बिल्कुल फ्री हो पूछने के लिए, चाहे आपका डाउट छोटा है चाहे बड़ा है, कुछ भी है टॉपिक से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो कमेंट करके। ठीक है, उसके बाद अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें, आपका नेक्स्ट वाला है सी पार्ट, जिसमें आपको क्या लिखना है, रिएक्शंस लिखनी है जो इन्वॉल्व होती है जब आप रिचार्ज करते हो किसको, लेड स्टोरेज बैटरी को। मींस लेड स्टोरेज बैटरी की रिचार्जिंग में जोन जोन सी रिएक्शंस आपकी यूज होती हैं उसको आपको लिखना है। ठीक है, तो लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर आपके पास रिएक्शंस होती है कैथोड पे भी एंड एनोड पे भी। तो अगर मैं रिएक्शन दिखाऊं सबसे पहले कैथोड पे, तो कैथोड पे क्या होता है आपका रिडक्शन, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब बात किसकी हो रही है, लेड स्टोरेज की, तो हम क्या लेंगे, लेड सल्फेट लेंगे, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा लेड Pb प्लस SO4 2 नेगेटिव सल्फेट आयन के अंदर। ये किसके ऊपर हो रहा है, कैथोड के। फिर अगर हम बात करते हैं किसके, एनोड की, अब जैसे कैथोड पे हो रही है रिडक्शन, ऐसे ही एनोड पे हमारे पास क्या होती है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना। तो लेड सल्फेट की रिएक्शन जब आप 2 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के साथ कराते हैं, यहाँ से आपका बनता है लेड ऑक्साइड प्लस सल्फेट आयन प्लस 4 हाइड्रोजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से क्या हो जाते हैं, आउट। अब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आउट हो रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन से एक्सेप्ट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो ये आपको रिएक्शंस दिखानी थी जो हम रिचार्जिंग में यूज करते हैं किसकी, लेड स्टोरेज बैटरी की। इसका अब मैं आपको बताऊं कि कोई ट्रिक है क्या है, कुछ नहीं है, आपको सिंपली इनका रट्टा मारना है, क्रैमिंग करनी है इन 2 रिएक्शंस की जो कैथोड पे होती है और एनोड पे होती है। ठीक है, अब अगर आप लोग सोचो कि आपको हर चीज के लिए ट्रिक बताई जाए, देखो ऐसा तो होता नहीं, कुछ तो आपको भी अपना दिमाग या अपनी मेमोरी का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपली करना कुछ नहीं है, इसको बस बार बार पढ़ लो, लिख के देख लो, आपको रिएक्शंस क्या हो जाती हैं, फिर ये याद हो जाती हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, आपसे यहाँ पे भी पूछा गया है, और अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को उठाओगे या जब हम करेंगे तो आपको तब भी ध्यान दिलाऊंगी कि ये रिएक्शंस ना आपसे बार बार पूछी जा रही है। ठीक है, तो रिएक्शंस आपको नहीं छोड़नी है। अब आप आ जाओ अपने सी पार्ट पे। देखो सी पार्ट में ना आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे हैं कि या तो आप ये बता दो रिएक्शन। ठीक है, चलो सपोज करो आपको ये नहीं भी याद है, तो इन्होंने देखो कितना आसान पूछ लिया, और में क्या 2 एडवांटेज बता दो आप फ्यूल शेल्स की ओवर दी अदर गैल्वेनिक शेल्स। और हम बार बार बोल रहे हैं कि कैसे होना चाहिए शेल जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा हो, जो पोल्यूशन ना करे। तो अगर आपको 2 एडवांटेज लिखने हैं तो लिख दो कि सबसे पहले तो क्या है, इन्होंने बात की है पोल्यूशन की ही, तो फ्यूल शेल क्या है, पोल्यूशन फ्री है। दूसरी बात उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है तो मोर एफिशिएंट है, बस बात खत्म। ठीक है, तो आप खुद देखो कि 3 में से आपने 2 क्वेश्चन के आंसर तो पैरों को पढ़ के ही कर दिए, चाहे आपने टॉपिक पढ़ा था चाहे नहीं पढ़ा था। तो इतने आसान आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड के अंदर, लेकिन फिर भी आप लोग चिल्ला देते हो कि ऐसा पेपर आया वैसा आया। अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ लोगे ना तरीके से तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। लेकिन अगर आप और हवा में घूमते रहते हो कि नहीं ये पढ़ ले वो पढ़ ले, प्रदीप की किताब उठा ले उसकी, देखो जब आपने अपनी बेसिक जो सिलेबस जो आपको बुक प्रोवाइड कराई गई है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी, आप उसको तो उठा नहीं रहे, दूसरी बुकों के आप पीछे भाग रहे हो। ठीक है, तो जब तक आपने एनसीईआरटी नहीं करी, आप मेरे को तो समझ नहीं आता है कि आप प्रदीप से भी फिर क्या कर लोगे। एनसीईआरटी आ नहीं रही और प्रदीप हमने कर ली। प्रदीप आपने इसलिए की क्योंकि उसके अंदर आपको सोल्यूशंस दे के रखते हैं, तो आपको अच्छा लगता है, क्वेश्चन करा नीचे आंसर होता है इसलिए आप उसको उठाते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा रहम करके अपने ऊपर एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू कर दो। अभी भी आपके पास 4 महीने हैं, अगर आप आज से भी एनसीईआरटी उठाते हो तो आप कर लोगे।
ठीक है। लेकिन अगर आप और हवा में हो कि हम तो साइड बुक से पढ़ेंगे, तो भाई पढ़ लो, जब पेपर आएगा फिर बताना, ठीक है, कि पेपर कहाँ से आया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर किस पे, 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 में देखो क्या बोला है, द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की जो वीबीटी होती है वो एक्सप्लेन करती है फॉर्मेशन। अब आपको ये क्वेश्चन दिया है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। चलो इसको पढ़ने से पहले ना एक बार आप क्वेश्चन देखो कि आप क्या पूछा है कि व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। आपकी जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है वो क्या होती है, ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होती है। दूसरा, रीजन दो कि वॉयलेट कलर क्यों आ रहा है इस कॉम्प्लेक्स के लिए, ठीक है, किसके बेसिस पे, सीएफटी के, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के। फिर तीसरा, क्रोमियम वाला जो कॉम्प्लेक्स है अमोनिया के साथ ये पैरामैग्नेटिक है और साइनाइड के साथ है डायमैग्नेटिक, क्यों, ठीक है। फिर इसी में और में दे रखा है कि Fe जो है साइनाइड के साथ ये एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, वहीं पे वाटर के साथ आप इसको लेते हो ये एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। हम इन सभी बातों का आंसर करेंगे, पर उससे पहले हम एक बार अपने पैरा को पढ़ लेते हैं। देखो क्या बोला है कि द वीबीटी एक्सप्लेन द फॉर्मेशन, वीबीटी आपको एक्सप्लेन करती है फॉर्मेशन, मैग्नेटिक बिहेवियर और ज्योमेट्रिकल शेप्स किसकी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। वहीं पे जो सीएफटी है फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो बेस्ड होता है इफेक्ट ऑफ डिफरेंट क्रिस्टल फील्ड्स प्रोवाइडेड बाय द लिगेंड्स टेकन एज अ पॉइंट चार्जेस। ये बेसिकली साइक्साइड थ्योरी है जो आपके एनसीईआरटी में दे रखी है। ऑन द डीजनरेसी ऑफ द डी ऑर्बिटल एंड जी ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम आयन, तो जब स्प्लिटिंग होती है डी ऑर्बिटल्स की आपको प्रोवाइड करता है डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट इन द स्ट्रॉन्ग एंड द वीक फील्ड क्रिस्टल फील्ड्स। तो जो सीएफटी थ्योरी है एट्रीब्यूट्स वो कलर बताता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का टू डीडी ट्रांजिशंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की एक्सटेंसिव एप्लीकेशंस है मेटलर्जिकल प्रोसेस के अंदर, एनालिटिकल के अंदर एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर। तो ये बात तो है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है इसकी एक वाइड एप्लीकेशन है हमारे डे टू डे लाइफ में, चाहे आप मेटलर्जिकल प्रोसेस में देख लो जब आप मेटल्स को प्योरीफाई करते हो, अपनी एनालिटिकल में देख लो या आप मेडिसिनल में देख लो केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। जो आपका सिस्प्लेटिन होता है एक एंटी कैंसर एजेंट होता है, एंटी कैंसर ड्रग होता है, वो भी आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही होता है जिसको हम बोलते हैं सिस्प्लेटिन, ठीक है। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर तो इसका यूज है ही। फिर ऐसे आपके पास एक वो है विल्किंसन कैटलिस्ट जिसमें आप क्या करते हो उसको आप रिएजेंट्स की फॉर्म में यूज करते हो अपनी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के अंदर, ठीक है। तो इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, एप्लीकेशंस हैं, अगर आपको जाननी है तो आप अपनी एनसीईआरटी को फॉलो फिर से कर सकते हैं। अब आपसे पूछा है कि व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होती है, जब डी ऑर्बिटल्स आपके स्प्लिट होते हैं किसकी प्रेजेंस में, लिगेंड की प्रेजेंस में, ठीक है, उसको आप बोलते हो लिगेंड की वजह से जब आपके डी ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, स्प्लिट होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। तो क्या होता है क्रिस्टल फील्ड एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, डी ऑर्बिटल्स का टूटना किसके कारण, लिगेंड के इफेक्ट के कारण इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक फील्ड, तो उसको क्या बोला जाता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। तो एक नंबर की डेफिनेशन थी तो आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई है, नहीं लिखी हुई है तो आप ये वाली लिख देंगे, ठीक है। अब आप आ जाओ आप इसके बी पार्ट पे, गिव रीजन फॉर द वॉयलेट कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब आपको ये दे रखा है टाइटेनियम, ठीक है, और इसके क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बेसिस पे आपको बताना है कि इसका वॉयलेट कलर क्यों है। तो चलो करते हैं स्टार्ट। देखो सबसे पहले स्पेस बनाते हैं हम, यहाँ से आप शुरू हो जाओ। आपको कॉम्प्लेक्स दे रखा है ये वाला, यहाँ पे लिखते हैं, देखो Ti टाइटेनियम वाटर 6 और +3। आपको सबसे पहले करना ये है कि अपना जो सेंट्रल एटम है उसको लिख लो, ठीक है। सबसे पहले जो आपका सेंट्रल एटम है आपको सेंट्रल एटम को लिख लेना है। तो सेंट्रल एटम यहाँ पे क्या है, टाइटेनियम, लिख लिया टाइटेनियम। उसके बाद इसका एटॉमिक नंबर लिखो कितना होता है। टाइटेनियम कहाँ पे बैठा रहता है, डी ब्लॉक के अंदर, ट्रांजिशन मेटल ही होता है, ठीक है। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर इसका होता है 22। कितना होता है, 22, क्योंकि कैल्शियम का कितना होता है 20, उसके बाद आता है स्कैंडियम 21 एंड देन टाइटेनियम 22। अगर आपको ये नहीं याद है तो मुझे बता देना, इनकी एक ट्रिक होती है जिससे हम पूरी पीरियोडिक टेबल को याद कर सकते हैं सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है। तो टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना है 22। अगर आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो इसके वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं सिर्फ 3d2 एंड 4s2। फिर से अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं आती तो कोई बात नहीं, मुझे बता देना, इसके ऊपर भी वीडियो मैं बना दूंगी। अब देखो 3d2 एंड 4s2। अब टाइटेनियम जो है वो है आपके पास +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, लेकिन ये जो +3 है ये किसके बाहर है, पूरे स्फीयर के बाहर है। आपको निकालना है सेंट्रल अपने मेटल का, ठीक है। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए आपको करना क्या है, देखो सबसे पहले
आप टाइटेनियम को क्या मान लो x, क्योंकि आपको इसका निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट। प्लस आपके पास ये जो लिगेंड है वाटर क्या होता है, एक न्यूट्रल लिगेंड होता है जिसके ऊपर कितना चार्ज होता है 0। तो यहाँ पे तो 0 × 6 कुछ फर्क नहीं पड़ा। टाइटेनियम के ऊपर भी कितना आ गया है +3। लेकिन एक बात आप लोग याद रखोगे कि यहाँ पे बाय चांस ऐसा हुआ है क्योंकि यहाँ पे क्या है आपके पास ये एक न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है। जैसे वाटर न्यूट्रल होता है ऐसे ही आपके पास अमीन NH3 भी क्या होता है, जिसको आप अमोनिया बोलते हो, वो भी क्या होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव लिगेंड आता है, ठीक है, जिसके ऊपर कोई नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज होता है, तो फिर आपका ये जो बाहर वाला चार्ज है ना, इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, तो आप निकाल के देख लेना, ठीक है। तो टाइटेनियम के ऊपर कितना है अब +3 है, हमने अभी देखा। अगर +3 है तो आपको यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कराना पड़ेगा। सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स आप यहाँ से लेके जाओगे और एक लेके जाओगे यहाँ से, तो कितना बचेगा आपके पास, सिर्फ 3d1। कितना बचा, 3d1 बचा, ठीक है। अब अगर 3d1 बचा तो बना लो 3d। अब 3d के अंदर आपके पास कितने हैं, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या है आपका, अनपेयर है, तो ये मूव करेगा फर्दर बाकी ऑर्बिटल्स में भी। और आपने एक चीज पढ़ी होगी कि अगर आपके पास dd ट्रांजिशंस होते हैं तो इनके कारण आपको कलर दिखाई देते हैं, कलर शो होते हैं आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर। तो अगर कोई पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा तो वो कलर होगा, अगर कोई डाई शो करेगा तो वो क्या होते हैं, कलरलेस। इसलिए जो टाइटेनियम वाला आपका ये है, ठीक है, टाइटेनियम वाला जो आपका ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है हेक्सा एक्वा के साथ में या हेक्सा वाटर के साथ में, ये आपका कलर कंपाउंड है, वोलेट कलर है इसका, किसके कारण, dd ट्रांजिशन के कारण। तो रीजन क्या है यहाँ पे, आपको ये सब सोल्व करके दिखाना है कि यहाँ पे क्या हो रही है, dd ट्रांजिशन, इसके चलते ये क्या दिखा रहा है आपको, वोलेट कलर की यहाँ पे फॉर्मेशन शो हुई है, वोलेट कलर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन। अगर आप लोगों ने ये चैप्टर अब तक नहीं पढ़ा तो अभी मैं इसके ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर, आप इसको फिर वहां से बिल्कुल डिटेल में पढ़ लेना, एक एक चीज बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, ठीक है। लेकिन पढ़ लेना, देखो बिना पढ़े आपका भला होना नहीं है, तो पढ़ लेना। और साथ साथ PYQ सीरीज को फॉलो करो, कम से कम यहाँ से आप कुछ कंसेप्ट तो सीख ही रहे हैं, ठीक है। आई इतनी बात समझ। अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया व्हाट इज द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। उसके बाद सेकंड जो पार्ट है कि अच्छा सॉरी ये भी हो गया, ये भी, हाँ ए और बी दोनों हो गए हैं। अब उसके बाद आप आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर इसका सी वाला पार्ट, ठीक है। सी पार्ट में आपसे बोला है कि जो क्रोमियम है +3 में अमोनिया के साथ ये पैरामैग्नेटिक है और जो निकल है वो आपका क्या है, डायमैग्नेटिक है, ठीक है। तो ये सब तो हम पता लगा लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको लिखना पड़ेगा इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे आपको दे रखा है बाय चांस इन्होंने एटॉमिक नंबर, अगर नहीं भी दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि 30 तक आपको एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी होती है, ठीक है। आप किसी को बोल नहीं सकते कि क्यों नहीं दिए। तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बैलेंस शेल की हो जाएगी 3d 4 एंड 4s2, ठीक है। अब अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करोगे तो कैसे करोगे, तो क्रोमियम को आप मान लेना x प्लस अमोनिया के ऊपर कितना होता है 0 चार्ज क्योंकि एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो 0 × 6 = +3। तो क्रोमियम के ऊपर भी कितना आ गया है +3। +3 का मतलब है कि आपको 3 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल से आउट करने पड़ेंगे, जो कि आप 2 यहाँ से करोगे, 1 यहाँ से, तो 3d3 एंड 4s0। ये आ गई मेरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द क्रोमियम इन द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब अगर बात करते हैं निकल की, तो निकल का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 28, इसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 3d8 एंड 4s2, ठीक है। अगर अब आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, क्योंकि अब यहाँ पे कोई न्यूट्रल लिगेंड नहीं है, यहाँ पे क्या है नेगेटिव लिगेंड, तो आपको निकल को क्या मानना पड़ेगा x प्लस, अब साइनाइड के ऊपर है -1 चार्ज, -1 × 4 = -2, तो x की वैल्यू -4 = -2, तो x की वैल्यू कितने आ जाते हैं यहाँ से +2, ठीक है। अगर +2 तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे, तो निकल आपका बचेगा 3d8 4s0, ठीक है। अब एक चीज और आप लोग कि अगर आपने कोऑर्डिनेशन नहीं पढ़ा तो कोई नहीं, अभी मैं इसकी वीडियोस डालूंगी बिल्कुल एक एक टॉपिक पूरा डिटेल में डिस्कशन करके, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। तो क्रोमियम तो क्या है 3d3 4s0 और ये है आपका 3d8 4s0, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि जो क्रोमियम वाला है वो तो क्या है पैरामैग्नेटिक है, वाइल आपका ये जो निकल वाला है ये क्या है डायमैग्नेटिक है। तो अगर आप क्रोमियम को लिखते हो तो 3d के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 3d के अंदर 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पे ना अमोनिया को आपको चेक नहीं करना कि ये वीक फील्ड लिगेंड है या ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। कारण क्या है, क्योंकि आपके पास है सिर्फ 3d3,
अगर आप इसको ऐसे लिखोगे तब भी ये पैरामैग्नेटिक है, और अगर आप लोग सोचो कि आप इसका नेचर निकाल के लिगेंड का अगर आप इसकी पेयरिंग करोगे तब भी तो देखो आप, तब भी तो ये पैरामैग्नेटिक ही है। ठीक है, तो इतनी सरदर्दी यहाँ पे करनी नहीं कि आप पता लगाओ कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या फिर ये वीक फील्ड लिगेंड है, सिंपली आप इसको ऐसे लिख दोगे। लेकिन अब अगर आप बात करते हो इसके बाद किसकी, निकल की, तो निकल को अगर आप दिखाओगे तो कैसे दिखाओगे, निकल को 1 2 3 4 5 5 डब्बे बना दो। अब अगर आप डी इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे फिलिंग करोगे तो साइनाइड क्या होता है, इस केस में आपको देखना है साइनाइड, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है D8। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड से दोनों क्या होगी, अलग अलग। अगर आप इसको नॉर्मली फिल करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या होगा, देखो ये अनपेयर दिखाई देगा पैरामैग्नेटिक। ठीक है, अगर आप इसको वीक फील्ड मानते, लेकिन साइनाइड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। साइनाइड आपका कैसा होता है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। तो इसके अंदर क्या होगी, पेयरिंग, और अगर इसके अंदर पेयरिंग होगी तो इलेक्ट्रॉन्स को आप ऐसे भरोगे। ठीक है, ऐसे, तो आपको यहाँ पे सारे सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस फॉर्म में मिलेंगे, पेयरिंग में मिलेंगे। मींस ये जो आपको होएगा क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। और इसमें आप चाहे नेचर देख लो अमोनिया का या मत देखो, ये आपका फिर भी क्या है, पैरामैग्नेटिक ही है। ठीक है, तो ये एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D1 से D3 होता है तो आपको कोई भी जरूरत नहीं होती चेक करने की। ठीक है, D1 से D3 तक आपको कुछ चेक नहीं करना कि पैरामैग्नेटिक है, सो ये आपका लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है। D1 से D3 मत चेक किया करो, और आप D9 और D10 को भी मत चेक किया करो। तो D4 से लेके D8 तक आप चेक कर लेना। ठीक है, D4 से लेके D8 तक आपको चेक करना है। इसके बीच में चेक करो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड है। इन दोनों केसेस के अंदर आपको कोई जरूरत ही नहीं होती चेक करने की। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड में भी वही केस बनता है और आपका वीक फील्ड के अंदर भी वही केस बनता है। और कारण क्या है इनकी, इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का होना। तो अगर D4 से लेके D8 तक आ रहा है तो चेक करो, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, लेकिन अगर उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर नहीं है फिर चेक मत करो, फिर ऐसे ही हमारा काम हो जाता है खत्म। वापस आ जाओ आपके इसके और वाला जो पार्ट है ये C वाला। ठीक है, इसमें आपसे बोला है कि एक्सप्लेन करो क्यों ये आयरन 6 साइनाइड के साथ एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है और वाटर के साथ ये एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कब होता है, जो हमारे पास होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कब होता है, जो हमारे पास क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड। आई इतनी बात समझ। अब देखो यहाँ पे फिर से आयरन का एटॉमिक नंबर दे रखा है, कितना होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बैलेंस शेल की 3d6 एंड 4s2। तो अब आपको इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी। आयरन को x मान लो, साइनाइड के ऊपर होता है -1 चार्ज, तो -1 × 6 = -3। तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है यहाँ से, +3। ठीक है, कितनी आ जाती है, +3। कैसे आई, x -6 = -3 और इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है, +3 आ जाती है। मीन्स यहाँ से जो आपका ये आयरन है ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहाँ से आप निकालो, ये न्यूट्रल लिगेंड है तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, जो स्फीयर का है वो ये आयरन को हो जाएगा फिर से कितना है, +3। मीन्स दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट तो सेम है, +3 तो इनकी जो बैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी वो ये थी। लेकिन अगर आप इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे तो 2 यहाँ से निकालोगे और 1 यहाँ से, तो क्या बचेगी, 3d5 इसके लिए भी, और आपकी इसके लिए भी क्या बचेगी, 3d5 ही बचेगी। ठीक है, अब हम सबसे पहले लिखते हैं साइनाइड के लिए। तो साइनाइड के लिए अगर आप लिखते हो तो यहाँ पे क्या है, 3d। अब क्योंकि ये क्या है, साइनाइड होता है एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे, पेयरिंग के साथ, ऐसे। ठीक है, और ये कब है, जब साइनाइड है। लेकिन जब वाटर है तो आप इसको कैसे लिखोगे, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स को हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब हमें हमारा जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ना वो दोनों में कितना है, 6 है। मतलब मेरे को 6 डब्बे चाहिए फर्दर पेयरिंग के लिए, तो 2 तो इसमें है, इसमें एक भी डब्बा नहीं है, तो 3d के। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, इस वाले में तो देखो मेरे पास 6 डब्बे थे। ठीक है, इसके लिए 6 साइनाइड्स के लिए, लेकिन नीचे वाले केस में देखो मेरे को यहाँ से सिर्फ 4 डब्बे मिले, एक S और 3 P का, तो इसलिए मैंने बाहर से 2 डब्बे यूज करे किसके, D के। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी, sp3d2। अब आप खुद बताओ, फर्स्ट वाले केस में आपने अंदर वाले 2 d ऑर्बिटल को यूज करा, इसलिए आपने इसको क्या लिखा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। वेयर एज नीचे वाले में आपने बाहर से 2 d उठाए, इसलिए ये वाला हो जाएगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो समझ आया कि साइनाइड वाला इनर क्यों है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है
तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के कारण पेयरिंग होगी, तो अंदर हमारे पास 2 डी ऑर्बिटल बचेंगे ताकि हम यूज कर सके किसके लिए, 6 साइनाइड्स के लिए। वही नीचे वाले केस में क्या होता है कि हमारे पास इतने बॉक्सेस या इतने ऑर्बिटल्स अवेलेबल ही नहीं है, इसलिए हमने बाहर से आउटर डी को यूज करा, तो क्या ही हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 और ये बना आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इतनी चीज आप लोगों को क्लियर है। तो ये आपका यहाँ तक सेक्शन डी क्या हो जाता है, यहाँ तक आपका सेक्शन डी पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। अगर आप में से किसी को भी यहाँ तक कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं उसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगी उस टॉपिक के ऊपर या फिर चाहे उस क्वेश्चन के ऊपर ही। ठीक है, लेकिन अपने साइड साइड डाउट्स आप क्लियर रखना। साथ ही में अब हम स्टार्ट करेंगे, ये तो बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर करेंगे क्योंकि ऑर्गेनिक में बस वही रहता है, या फिर हम कोऑर्डिनेशन को कर देंगे क्योंकि कोऑर्डिनेशन से काफी अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नंबर में भी और वैसे क्वालिटी वाइज भी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको अच्छी लगती है, यूजफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और फर्दर शेयर भी कर दो। आप लोग जैसे पढ़ रहे हैं बाकी और लोग भी पढ़ें। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच।